भारत के संविधान का रक्षक आखिर कौन है? आज हम उसी संस्था की बात करने वाले हैं जो हमारे लोकतंत्र की नींव को संभाले हुए है, भारत की न्यायपालिका। अच्छा, एक बात सोचिए। जब आपस में कोई झगड़ा हो या मान लीजिए हमारा और सरकार का ही कोई विवाद हो जाए, तो आखिरी फैसला कौन करेगा? किसी भी खेल में तो एक रेफरी होता है ना, पर इतने बड़े देश का रेफरी कौन है? और बस यहीं पर एंट्री होती है न्यायपालिका की। देखिए, समाज में छोटे बड़े विवाद तो होंगे ही, तो न्यायपालिका का काम है इन सबको सुलझाना, लेकिन अपनी मनमर्जी से नहीं, बल्कि एक बहुत मजबूत सिद्धांत के आधार पर, जिसे हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ या कानून का शासन। तो आज हम इस पूरी व्यवस्था को समझने की कोशिश करेंगे। हम कुछ बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे, जैसे कि हमें अदालतों की जरूरत ही क्यों है और ये अदालतें निष्पक्ष कैसे रहती हैं, जजों को चुनता कौन है। साथ ही हम न्याय के इस पूरे पिरामिड के स्ट्रक्चर को देखेंगे और आखिर में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की उन जबरदस्त शक्तियों की। तो चलिए, सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हमें इन अदालतों की जरूरत पड़ती ही क्यों है? तो ये कानून का शासन या रूल ऑफ लॉ आखिर है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में इसका मतलब ये है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, कोई भी नहीं, चाहे कोई कितना भी अमीर हो, कितना भी शक्तिशाली। यही वो एक सिद्धांत है जो एक लोकतंत्र को किसी तानाशाही से अलग करता है। यहाँ कानून का राज चलता है, किसी एक इंसान का नहीं। और इस सिद्धांत को हकीकत बनाने के लिए हमारी न्यायपालिका के कुछ बहुत जरूरी काम हैं। पहला, कानून के शासन की रक्षा करना। दूसरा, ये सुनिश्चित करना कि कानून ही सबसे ऊपर रहे। तीसरा, हमारे मौलिक अधिकारों के लिए एक ढाल की तरह खड़ा होना। और शायद सबसे जरूरी काम, ये देखना कि हमारा लोकतंत्र किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही में न बदल जाए। अब सवाल ये है कि न्यायपालिका इतने सारे बड़े बड़े काम आखिर कर कैसे पाती है? इसका जवाब एक ही शब्द में छिपा है: आज़ादी। जी हाँ, जुडिशरी की स्वतंत्रता। तो चलिए समझते हैं कि ये स्वतंत्रता की ढाल आखिर काम कैसे करती है। देखिए, न्यायिक स्वतंत्रता का सीधा सा मतलब है कि सरकार के जो दूसरे अंग है, यानी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, वो न्यायपालिका के काम में टांग नहीं अड़ा सकते। अच्छा, ये इतना जरूरी क्यों है? ताकि जज बिना किसी डर के, बिना किसी का पक्ष लिए सिर्फ और सिर्फ संविधान और सबूतों को देखकर अपना फैसला दे सके। और हाँ, ये स्वतंत्रता सिर्फ कागज पर लिखी एक अच्छी बात नहीं है। हमारा संविधान खुद इसे कई तरीकों से प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि जजों की नियुक्ति में नेताओं का दखल कम से कम रखा गया है, उनका कार्यकाल फिक्स होता है और उन्हें पद से हटाना, अरे वो तो लगभग नामुमकिन है। इतना ही नहीं, वो आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र होते हैं। ये सारे इंतजाम सिर्फ इसलिए किए गए हैं ताकि उन पर किसी भी तरह का बाहरी दबाव ना डाला जा सके। लेकिन सवाल फिर वही, इन जजों को नियुक्त कौन करता है? और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि ये प्रक्रिया अक्सर ताकत और राजनीति से जुड़ी होती है। देखिए, दशकों तक ना एक बहुत सीधी सादी परंपरा चलती आ रही थी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का सबसे सीनियर जज होगा, वही भारत का अगला चीफ जस्टिस बनेगा। एक तरह का अनकहा नियम था ये, जिससे सिस्टम में एक स्थिरता बनी रहती थी। लेकिन इस परंपरा को तोड़ा गया, और जब ऐसा हुआ तो इसने न्यायपालिका की आज़ादी पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। ये हुआ था 1973 में। सरकार ने तीन सीनियर जजों को साइड करके जस्टिस एएन रे को चीफ जस्टिस बना दिया। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ठीक 2 साल बाद 1975 में फिर से यही हुआ। सबसे सीनियर जज को छोड़कर जस्टिस एमएच बेग को नियुक्त कर दिया गया। ये दोनों ही मामले आज तक न्यायपालिका में सीधे राजनीतिक दखल के सबसे बड़े और सबसे विवादित उदाहरण माने जाते हैं। तो ठीक है, नियुक्ति के मामले में तो राजनीति की गुंजाइश दिखती है, लेकिन क्या किसी जज को हटाना भी इतना ही आसान है, या वहां पर कोई मजबूत दीवार है? चलिए देखते हैं। किसी जज को हटाने की जो प्रक्रिया है, उसे कहते हैं इम्पीचमेंट या महाभियोग, और इसे जानबूझकर इतना मुश्किल बनाया गया है कि पूछिए मत। पहले तो संसद के ढेर सारे सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है, फिर एक जांच कमेटी बैठती है जो आरोपों को देखती है, और अगर कमेटी ने कह भी दिया कि जज दोषी है, तब भी संसद के दोनों सदनों में उसे स्पेशल मेजॉरिटी से पास कराना पड़ता है। इसका मतलब है कि हाउस के टोटल मेंबर्स की मेजॉरिटी और जितने लोग वोट कर रहे हैं, उनमें से 2/3 का समर्थन। वाकई ये एक बहुत ऊंची दीवार है।
आपको पता है भारत के इतिहास में आज तक ऐसा करने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ एक बार हुई है। साल था 1991 और जस्टिस थे वी रामास्वामी, जिनके खिलाफ ये महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई। और जरा सोचिए, सिर्फ इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए 108 सांसदों को साथ आकर एक प्रस्ताव पर साइन करना पड़ा था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। भारतीय संसद के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मामला और भी गंभीर हो गया जब आरोपों की जांच के लिए बनी एक हाई लेवल कमेटी ने जस्टिस रामास्वामी को दोषी पाया। बल्कि कमेटी की रिपोर्ट में तो बहुत ही सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। इतने गंभीर आरोप और कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद वो महाभियोग का प्रस्ताव संसद में पास नहीं हो पाया। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि उस वक्त की जो रूलिंग पार्टी थी उसने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया और बस जरूरी बहुमत मिला ही नहीं। ये पूरा मामला एक बात तो बिल्कुल साफ कर देता है, हमारे संविधान में किसी जज को हटाना लगभग नामुमकिन है और यही उनकी आज़ादी की सबसे बड़ी गारंटी भी है। तो अब तक हमने ये तो देख लिया कि हमारी न्यायपालिका कितनी सुरक्षित है। चलिए अब ये समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, वो एक पिरामिड जैसा है। हमारे देश में एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इसका मतलब है कि पूरे देश के लिए एक ही न्यायिक ढांचा है जो एक पिरामिड की तरह बना हुआ है। सबसे नीचे की अदालतें अपने से ऊपर वाली अदालतों की निगरानी में काम करती हैं। अगर इस पिरामिड को देखें तो सबसे नीचे आती हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो हम सब के लोकल मामले देखती हैं। इनके फैसलों के खिलाफ अपील होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, फिर वहां से मामला जाता है राज्यों के हाई कोर्ट्स में। और इस पिरामिड के टॉप पर सबसे ऊपर बैठा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। हर लेवल की अदालत का अपना एक दायरा है। चलिए अब सीधे इस पिरामिड के शिखर की बात करते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो यकीनन दुनिया की सबसे शक्तिशाली अदालतों में से एक है। सुप्रीम कोर्ट के पास ना कई तरह की जबरदस्त शक्तियां हैं। जैसे वो केंद्र और राज्यों के बीच के झगड़ों को सीधे सुन सकता है, निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील तो सुनता ही है, वो प्रेसिडेंट को कानूनी सलाह भी दे सकता है और सबसे जरूरी हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकता है, मतलब एक खास तरह का जुडिशियल ऑर्डर। और तो और इसके पास एक अनोखी पावर भी है, वो अपने ही दिए गए फैसलों को दोबारा देख सकता है, उसे बदल भी सकता है। तो अब तक ये तो साफ है कि हमारी न्यायपालिका कितनी शक्तिशाली और कितनी स्वतंत्र है। लेकिन ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। हम प्रधानमंत्रियों की, सरकारों की खुलकर आलोचना कर सकते हैं, है ना? तो फिर जजों की क्यों नहीं? ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या अदालत की अवमानना का कानून आखिर है क्या, जो न्यायपालिका को इस तरह की आलोचना से एक कवच देता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें लोकतंत्र में शक्ति और जवाबदेही के नाजुक संतुलन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।